कैसे हैं आप सब। पूरी उम्मीद है सब आप अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है मेरे वीडियो से ही मेरे व्यूज़ से पता चल जाता है, लेकिन थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है पहले के अकॉर्डिंग। अभी थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है आप लोगों का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो, तभी आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हो। कमेंट्स भी आते हैं और उनका रिप्लाई भी मैं देती हूँ। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पोलैंड में सैलरी इंक्रीज हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है जो लोग पोलैंड में नहीं हैं। तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो वर्क परमिट से रिलेट करता है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तभी आपको पता चलेगा कि मैं सैलरी के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। जो लोग काम कर रहे हैं या जो लोग अभी आने वाले हैं, जिन्होंने अभी वर्क परमिट अप्लाई किया है, तो जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि जो पोलैंड में सैलरी इंक्रीज हो रही है उसका रिलेशन वर्क परमिट से भी है। तो इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि कैसे वर्क परमिट से इसका रिलेशन है, कैसे मतलब वर्क परमिट के लिए ये ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले ये बता देती हूँ कि पोलैंड में सैलरी इंक्रीज हो रही है। तो ये साल में कितनी बार इंक्रीज होती है, कितनी होती है, और कितना टैक्स लगता है, आप इसमें से कितना इन हैंड ले पाओगे और कितना सेव कर पाओगे, ये इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी का वीडियो। साथ ही मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि आपको पर आवर कितनी मिलनी चाहिए सैलरी। सैलरी नहीं, पर आवर कितना पे होना चाहिए, और मंथली आपका कितना होना चाहिए गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से। तो सब कुछ ध्यान से पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और समझिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये रिलेट करेगा आपको वर्क परमिट से भी। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनिमम वेज के बारे में। वेज मतलब मिनिमम सैलरी के बारे में। स्टार्टिंग में जब आप आते हैं तो आपको मिनिमम सैलरी कितनी मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले मिनिमम सैलरी जो होती है यहाँ पर अभी इंक्रीज हुई है, जो 1 जनवरी 2025 से जो सैलरी इंक्रीज हुई है, जो मिनिमम वेज जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 4666 ज़लोटी पर मंथ। तो ये जो होता है ये पर मंथ मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग पर आवर काम करते हैं। तो पर आवर में आपका जो मिनिमम वेज होगा वो हर घंटे का होगा 30 ज़लोटी 50 ग्रोसर, इस टाइप से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो पर आवर आपको इतना मिलना चाहिए आपको मिनिमम वेज में। और जो यहाँ पर लोग आते हैं नए नए, या फिर स्टूडेंट हैं, या जो वर्क परमिट पे अभी नए नए आए हैं, जो फुल टाइम जॉब करते हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि फुल टाइम जॉब का मतलब यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर जो फुल टाइम जॉब होती है वो होती है हफ्ते के 5 दिन। तो हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे जो होती है जॉब, वो हफ्ते में एक तो 5 दिन का होता है, और प्लस 8 आवर्स का होता है। 8 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते, वो फिक्स होता है। तो अगर 8 घंटे से ज्यादा करना है आपको तो वो बताएंगे, अगर उनके पास अवेलेबल है तो आप 8 घंटे से ज्यादा भी कर सकते हैं और वीकेंड पे भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि मंडे टू फ्राइडे जो लोग जॉब करते हैं 8 घंटे का, उनको मिनिमम वेज उनका क्या होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का जो रूल्स, न्यू रूल्स के हिसाब से आया है, तो ये पर मंथ आपको 4666 ज़लोटी के अकॉर्डिंग ही आपको पे किया जाएगा। तो अब आती है बात वीकेंड की। तो वीकेंड में जैसे आप सैटरडे और संडे काम करते हैं, तो इसी मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग ही आपको पे किया जाएगा। तो सैटरडे संडे में आप कितने घंटे काम करेंगे, तो उस घंटे के हिसाब से जो पर आवर 30 ज़लोटी 50 ग्रोसर की जो मैं बात कर रही हूँ, तो आपने जैसे 4 घंटे काम किया तो 4 घंटे का 1 आवर का 30 50 प्लस 4 घंटे इंटू कर लीजिएगा, तो इतना आपको पे किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये लोग बोलकर आपको पे नहीं करेंगे। जैसे इंडिया में कैसे होता है कि आपको कहीं भी कितनी भी देर काम कर लिया जाए और कितना भी पे कर लिया जाए, वहां पर ऐसा है। मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, ना ही इंडिया की बुराई कर रही हूँ, जहां पर जैसा है वैसा है। लेकिन यहाँ का गवर्नमेंट का जो है ना एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स है, आपको पे करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया कि आप वीकेंड पे काम करो तो मैं पे नहीं करूंगा, बोलने के बाद भी अगर वो पे नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है। तो ये जो मिनिमम वेज का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरे यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन में है।
और ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो मिनिमम वेज जो मतलब तय किया गया है, इससे क्या होता है इफेक्ट, इससे ये होता है ना कि आपके जो कंपनी के बॉस है वो आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। उसको हर हाल में आपने जितनी देर काम किया है आपको उसको आपको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ये रूल है। अगर वो पे नहीं करता है तो आपको उसके अगेंस्ट एक मतलब लीगल कंप्लेन आप उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हैं। फिर भी अगर वो वार्निंग पे नहीं सुनता है तो क्या होता है, पुलिस जो होती है ना वो यहाँ की एक्शन लेती है और नहीं मानने के बाद उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, चाहे यहाँ के लोग हों या तो बाहर से लोग आए हैं, हर इंसान के लिए यहाँ पर इस रूल्स जो है सेम है और इस रूल्स को हर किसी के लिए सेम तरीके से फॉलो किया जाता है। तो गवर्नमेंट हर किसी के खिलाफ एक्शन लेती है और प्रॉपर तरीके से अपना वर्क करती है और जो जो सही है उसी पर काम करती है। तो ये मिनिमम वेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरे वेस्टर्न यूनियन में ये चलता है, पर आवर वाला जो मैं बता रही हूँ। और उसको आप मंथली करते हैं तो वो तो अलग से चलता ही है। गवर्नमेंट का जो एक फिक्स अमाउंट तय किया गया है, ब्लू कॉलर जॉब वालों की मैं बात कर रही हूँ, जो लोग नए नए आते हैं किसी भी कंट्री में जाते हैं, यूरोपियन कंट्री की मैं बात कर रही हूँ, तो किसी भी कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले वो स्टार्टिंग वो मिनिमम वेज से ही करते हैं। और ये गवर्नमेंट का तय किया हुआ अमाउंट है कि जितने भी लोग बाहर से आएंगे स्टार्टिंग में उनको यही सैलरी दी जाएगी। बाद में आप धीरे धीरे आप अपना मतलब उस तरह से आप अपना डेडिकेशन दिखाइए काम में और अपना वर्क अच्छा करके दिखाइए, तो ये लोग खुश होकर आपकी सैलरी को बढ़ाते भी हैं। हर 2-3 महीने के बाद सैलरी इंक्रीज भी कर देते हैं अपनी खुशी से। तो मिनिमम वेज तो मिलता ही है, प्लस आपका डेडिकेशन, आपके काम करने का तरीका, ये सब भी देखा जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो आपका बॉस है खुश होकर आपकी सैलरी को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प भी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर 2-3 महीने में अपनी कंपनी चेंज कर दीजिए, ऐसा नहीं है। आप टिके रहिएगा 1.5 साल 2 साल तक, तो आपकी सैलरी और भी जल्दी जल्दी इंक्रीज होगी। हर 3 से 4 महीने पर आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी। तो आप काफी अच्छा अमाउंट आप जो है आप सेव भी कर सकते हो और आपको अच्छा भी लगेगा वहां काम करने में, क्योंकि एक जगह रहने से क्या होता है कि कॉन्टेक्ट्स जो होते हैं ना बढ़ते जाते हैं, भाईचारा वगैरह भी बढ़ता रहता है। तो ये सब चीजें हैं जो काफी ज्यादा मायने रखती हैं मतलब अर्न करने में। तो ये जो मिनिमम वेज वाली जॉब मैं बता रही हूँ, ये तो ब्लू कॉलर वाले जॉब के लिए है। ब्लू कॉलर जॉब जिनकी होती है, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो ये लोग काम करते हैं, तो इनके लिए ये मैं बता रही हूँ। और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं वो ज़्यादा सेफ होते हैं। उनके लिए क्या होता है कि इम्प्लॉय जो होता है ना, सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पे, सेफ प्लेस पे वो इम्प्लॉय होता है। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं उनको क्या होता है कि वो तो सैलरी उठाते हैं, प्लस उनको सिक लीव, पेड लीव, ये सब कुछ दिया जाता है। कहीं कहीं एकोमोडेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब इंक्लूड रहता है। वो कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो ये जो होता है ना, ये एम्प्लॉय के लिए एक सेफ प्लेस होता है। उसके अकॉर्डिंग जैसे आपको जो सैलरी मिल रही है, सैलरी के अलावा भी आपको ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं, सिर्फ आपको खाना पीना है और लाइफ को एंजॉय करना है। तो ये सब चीजें जब मिलती है ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो एक एम्प्लॉय के लिए ये सेफ प्लेस हो जाता है। एक तो 80% सैलरी आपको मिलती है, प्लस आपको उसमें 20 डेज का आपको वेकेशन भी मिलता है। लेकिन ये जो वेकेशन जो है 20 डेज का, ये 20 डेज का वेकेशन या तो आप एक बार में ले लीजिए, पूरे साल की मैं बता रही हूँ, पूरे साल में आप 20 डेज ही वेकेशन ले सकते हो। उसके ऊपर से लेंगे तो सैलरी में से कट होता जाता है। तो 20 डेज का वेकेशन या तो आप एक बार में ले लो, या तो कभी एक दिन ले लिया, कभी 2 दिन ले लिया। सिक लीव, पेड लीव वे लोग देते ही हैं। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो होता है ना काम चलता है। तो ये एम्प्लॉय का एक सेफ प्लेस होता है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वर्क करते हैं। प्लस क्या होता है, जैसे फ्यूचर में आप अप्लाई करते हो, टीआरसी वगैरह अप्लाई करते हो और 5 साल तक आप यहाँ पर टिक गए, और नई जगह पर जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि आपको 5 साल में आपने कहाँ कहाँ जॉब किया, आपने कितना टैक्स पे किया है, कंट्री के हिसाब से, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो होता है ना टैक्स पे किया जाता है। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। जो वो आपको नेक्स्ट जॉब जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें ये काफी अच्छा रोल प्ले करता है, जो आप टैक्स पे करते हो। और टैक्स जो पे किया जाता है वो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है, यहाँ की गवर्नमेंट के लिए है, जो कि यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए पे किया जाता है टैक्स।
तो टैक्स पे करना ज़रूरी है। और जो लोग साइड से, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बाई कैश काम करते हैं, लेकिन वो लीगल नहीं है, तो इस तरह से वो पकड़े भी जाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है कैश वाला। जो मिनिमम वेज है, गवर्नमेंट का रूल है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे ना, तो आप भी सेफ रह पाएंगे। और जो जैसे सैलरी से हटकर जो लोग काम करते हैं, मतलब ब्लैक मनी वाला, वो सेफ नहीं हो पाते हैं, वो एक तरह से इलीगल होता है। तो पकड़े जाने पर उनको फिर डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो अब बात करते हैं कि पोलैंड में सैलरी कब कब इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर सैलरी साल में 2 बार इंक्रीज होती है। एक होती है जनवरी में, जो कि हो चुकी, और एक होती है जुलाई में, जो कि होने वाली है। लेकिन इस साल नहीं होगी, क्योंकि इस साल क्या हुआ ना कि काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। तो मार्केट का जो लेवल है, लोगों की जो लाइफस्टाइल है, वो एक लेवल पर रहे, इसलिए इस साल सैलरी जो है सिर्फ अभी जनवरी में ही इंक्रीज हो गई है। या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब अभी तो हो गई है, लेकिन जब बढ़ती तो जुलाई में भी होती। लेकिन इस साल सिर्फ एक बार इंक्रीज होगी। अब आप सोचिए कि एक बार क्यों इंक्रीज हो रही है। मैं बता रही हूँ कि 2 बार होती है हर साल, एक जनवरी और एक जुलाई। तो जनवरी में होती है, साथ साथ जुलाई में भी होती है। वो उस कंडीशन में जब यहाँ की इकोनॉमी ग्रो करती है। तो इकोनॉमिक जब अच्छी ग्रो करती है, तो साल में 2 बार जो होती है ना, सैलरी इंक्रीज होती है। और इकोनॉमिक ग्रो करने का मतलब है कि मतलब बाहर से पैसा अच्छा आ रहा है, लोग बिजनेस ला रहे हैं, और मतलब क्या गवर्नमेंट के पास अच्छा पैसा है, मतलब इनकम अच्छी हो रही है, इकोनॉमिक बढ़ रही है, तभी तो लोगों को यहाँ पर सैलरी इंक्रीज किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि गवर्नमेंट के पास पैसा है फिर भी सैलरी नहीं दे रही है। यहाँ पर ये सब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ही अपनी पब्लिक के लिए ही करना चाहती है, ताकि यहाँ पर जो इस कंट्री का जो लाइफस्टाइल है वो एक लेवल पर रहे। लोग जैसे रह रहे हैं, सभी का लेवल एक बराबर हो, किसी का ऊपर और नीचे होना नहीं चाहिए। और जैसा मैंने भी यहाँ पर देखा है कि कोई भी यहाँ पर गरीब नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई सबसे ज्यादा अमीर है, कोई सबसे ज्यादा गरीब है, कोई मतलब मिडिल लेवल पर है, कोई सड़क पे सो रहा है, कोई भीख मांग रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट यहाँ पर अपने देश के लोगों के बारे में ही सोचती है। तो इस वजह से कि मार्केट का, पब्लिक का जो लेवल है वो बराबर रहे, उनका लाइफस्टाइल बराबर रहे, स्टैंडर्ड बराबर रहे, इस वजह से यहाँ पर सैलरी इंक्रीज होती है और अपने हिसाब से ये लोग इंक्रीज करते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर यहाँ पर जो गवर्नमेंट है अपना रूल जो है फॉलो करके अपने देश के लोगों को बराबर एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके यहाँ पर रखा जाता है। तो गवर्नमेंट जो सैलरी इंक्रीज करती है मिनिमम वेज का, इससे लोगों का लेवल मतलब इक्वल रहे, इस वजह से सैलरी अपने हिसाब से इंक्रीज करती है, ताकि लोगों का जो लेवल है बराबर रहे, कोई ज़्यादा नीचे ना चला जाए, कोई ज़्यादा ऊपर ना चला जाए। इस वजह से लेवल को मेंटेन करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट जो है अपने मिनिमम वेज को बना करके एक लेवल तक रखती है। तो ये जो सैलरी इंक्रीज के मैं बात कर रही हूँ, इस साल सिर्फ एक बार होगी और नेक्स्ट ईयर से फिर से 2 बार होने लग जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि साल में 2 बार यहाँ पर सैलरी इंक्रीज होती है। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इक्वल रहे, यहाँ की जो सरकार चाहती है, तो बहुत सही सोचती है। क्योंकि ऐसा देखने में भी आता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पर कोई भी गरीब नहीं है, एक एक भिखारी तक मैंने आज तक नहीं देखा है यहाँ पर। तो ऐसा ना हो जाए कि हमारे देश के लोगों को मतलब भीख मांगना पड़े, इस हिसाब से ये लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है यहाँ की सरकार प्रॉपर तरीके से बना कर रखती है। हाँ, गरीब वही लोग हो जाते हैं जो लोग मतलब कमाते तो अच्छा है बट वेस्ट कर देते हैं इधर उधर। क्योंकि जैसे पोलैंड में क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज में क्या है कि अल्कोहल का काफी ट्रेंड है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अल्कोहल में ही अपने पैसों को सब मतलब खर्च करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि मतलब लो हो जाते हैं। तो उनको आप गरीब कह सकते हैं, गरीबी रेखा के नीचे वो खुद आ जाते हैं, गवर्नमेंट नहीं ला रही है लेकिन वो खुद आ जाते हैं, तो उसके लिए कोई कुछ कर भी नहीं सकता। तो यही सब बातें हैं कि गवर्नमेंट तो अपना काम काफी अच्छे से करती है। आपको कैसे अपने आप को सेव करना है, अपना जो पैसा है वो किस तरह से आप सेव कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सोच रहे होंगे कि यहाँ का जो मिनिमम वेज है पर आवर या मंथ के हिसाब से वो बहुत कम है। लेकिन ये आपको ऐसा सुनने में या आपको सोचने में ऐसा लग रहा होगा बहुत कम है, लेकिन ये जो ऑन एन एवरेज एनुअल पे होता है ना, ये एक डिसेंट अमाउंट है यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। ये पॉलिश ज़्लोटी में लगभग 7 से 7.5 हजार PLN तक ये जाता है। और ये इंडियन मनी में कन्वर्ट होकर के आपको
1 से 1.5 लाख रुपए तक हो जाता है। तो ये यूरोपियन स्टैंडर्ड का जो है ना एक डिसेंट अमाउंट है, ये कम नहीं है, ये आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन कोई भी जब आता है, स्टार्टिंग करता है, तो ये मिनिमम वेज से ही वो स्टार्ट कर पाता है। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत आए और तुरंत आपको हाई सैलरी मिलने लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं ब्लू कॉलर जॉब वालों की बात कर रही हूँ कि कोई भी अगर आता है फर्स्ट टाइम नया नया आता है, तो वो मिनिमम वेज से ही स्टार्ट करता है। धीरे धीरे वो समझने के बाद, सीखने के बाद, जैसे मैंने बताया कि मंडे टू फ्राइडे जो जॉब होती है, उसके अलावा भी वो सैटरडे संडे और भी मतलब पार्ट टाइम जॉब करके वो और भी अच्छा मतलब पैसा कमा सकते हैं। तो इस हिसाब से 7 से 7,500 PLN तक उनका ऑन एन एवरेज बन जाता है। तो ये इंडियन मनी में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये इंटू 20 करना है आपको। अभी 20 का रेट चल रहा है, तो 20 अगर आप करेंगे तो 1.5 लाख रुपए के आसपास ये अमाउंट बन जाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा अमाउंट है। एक ब्लू कॉलर जॉब वालों की मैं बात कर रही हूँ, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। तो आप काफी अच्छा यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि आपको जो मिनिमम वेज मिलेगी उसमें से आपको टैक्स भी कट होगा, और टैक्स कितना कितना टैक्स कट होगा, कट होने के बाद इन हैंड आपको कितना मिलेगा मिलेगा वो भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो इसमें जो टैक्स है, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया ताकि मैं भूल ना जाऊं और आपको मतलब कुछ गलत ना बोल दूं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि इतना याद नहीं रहता ना बताने में। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि जो आपको मिनिमम वेज है 4,666 ज़ोलोटी, इसमें भी आपको टैक्स कटेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आपको अमाउंट आपको मतलब हाथ में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसी में आपको टैक्स भी कटेगा। तो इसमें जब टैक्स कब कटेगा, जब आप 50 से 60 साल के हो जाओगे, तो एवरी मंथ आपको 455 पॉलिश ज़ोलोटी जो है, मतलब जब आप 40 से 50 साल के रिटायरमेंट के एज तक जब आप पहुंच जाओगे, तो 455 ज़ोलोटी जो है वो आपको एवरी मंथ आपको कट कर आएगा। ये डिसेबिलिटी का है। डिसेबिलिटी का मतलब जैसे कोई डिसेबल हो गया है किसी भी रीजन से, तो उसके लिए भी आपको 455 ये हो गया, प्लस 39 ज़ोलोटी हो गया। और आपका सिकनेस का भी आपका कटेगा 70 ज़ोलोटी। इसी में पर मंथ के हिसाब से मैं बता रही हूँ, ऐसे ऐसे आपको कट कर ही आपको हैंड में आएगा टैक्स कट करने के बाद। अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा वो आपको होगा 114 PLN। और नेक्स्ट आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी आपका कट होता है 362 ज़ोलोटी। तो ये आपका जो टोटल मिनिमम वेज से जो कट कर आएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका 362 ज़ोलोटी पर मंथ जो है आपका इसमें से कट हो जाएगा। तो कट होने के बाद जो आपको इन हैंड आएगा वो आपको आएगा 3,510 ज़ोलोटी, ये आपको हाथ में मिल जाएगा। तो ये जो मिनिमम वेज से आपका जो टैक्स कट के आया, तो आपको टोटल अमाउंट आपके हैंड में आएगा 3,000, मतलब 3510 ज़ोलोटी। ये आपको मान करके चलिए इतना आपको आने वाला है हाथ में। तो 3510 ज़ोलोटी में इंटू आप 20 कर लीजिए, तो जितना भी अमाउंट है वो आपका खुद का है। अब आप उसमें से कितना सेव करेंगे, कितना आप इंडिया भेजेंगे, आप क्या बचाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और प्लस क्या होता है, कंपनी जैसे ब्लू कॉलर वाले जॉब को रहने का भी देती है, और एकोमोडेशन देती है, ट्रांसपोर्टेशन भी देती है, फूड का भी कहीं कहीं रहता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कैसी है। तो इस तरह से ये जो है टैक्स का सिस्टम ये सब चलता रहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टैक्स वाला जो मैंने बताया। आप कहेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसको बता दूंगी डिटेल में डाल करके, लेकिन आप इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं इसको ऐड करके वहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लगा दूंगी। तो ये जो आपको 3510 ज़ोलोटी आपको इन हैंड दिया जा रहा है, आपके मन में यही लग रहा होगा कि ये बहुत कम है, लेकिन ये कम नहीं है। आप इनको 20 करके देखेंगे तो 70 से 80 हजार रुपए तक आपके हाथ में है। अब आपको इनको कैसे बचाना है, क्योंकि देखिए इसमें 3510 में आपको सब कुछ दिया जा रहा है, मिनिमम वेज में आपको कम लग रहा है, लेकिन एम्प्लॉयर की तरफ से आपको सब कुछ दिया जाता है। प्लस आपको 3510 ज़ोलोटी जो है आपके हाथ में बच रहा है। तो ये 3510 ज़ोलोटी जो है 70 से 80 हजार रुपए में, आप मान लीजिए कि 20 हजार रुपए भी आप इंडिया भेजेंगे तो काफी है, और बाकी आप यहाँ भी रखेंगे तो उसमें से भी आपको सेव होगा। ऐसा नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें से सेव कर सकते हो। लेकिन 3510 ज़ोलोटी यहाँ के लिए काफी है, क्योंकि चीजें यहाँ पर ज्यादा महंगी नहीं है, चीजें यहाँ पर सस्ती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगी चीजें हैं और आपके सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीजें यहाँ पर बहुत ही मतलब सस्ते रेट पर ही मिलती हैं।
आप हर चीज खा पी सकते हो, ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हो, फ्रूट्स भी खा सकते हो, सब कुछ यहाँ पर एक नंबर क्वालिटी भी मिलती है। और कोई भी चीज यहाँ पर महंगी नहीं है। दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, यही सब चीजें यहाँ खाई जाती हैं। हमारे इंडिया की तरह दाल चावल सब्जी ये सब यहाँ मिलता भी नहीं है। और मिलता भी है तो आपको इंडियन स्टोर में मिल जाएगा, जिसको आपको अगर आपको खाना है तो आप बना करके खा सकते हो अपने घर में। बट यहाँ पर ये सब हेल्दी चीजें यहाँ पर मिलती हैं, जिससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। ये लोग भी जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, काफ़ी हेल्दी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। एकोमोडेशन में अगर फूड का उसमें इंक्लूड होगा तो आपको काफ़ी हेल्दी चीज़ें ही आपको प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर ये सब सिस्टम नहीं है कि हम कुछ और खा रहे हैं और दे कुछ और रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छा सिस्टम है यहाँ का। तो 3510 लोटी जो है आपके पास जो सेव हो रहे हैं, काफ़ी एक अच्छा अमाउंट है जो आपके पास सेव हो रहा है। अब इसको सेव कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको मिनिमम वेज के बारे में, सैलरी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट परमिट पर आपकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, कितना टैक्स कटेगा, ये सब मैंने आपको बता दिया। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं पोलैंड के वर्क परमिट के बारे में, कि वर्क परमिट या वीज़ा जो है अभी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो करेंट सिचुएशन क्या है अभी यहाँ पे पोलैंड की, कि वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी वीज़ा मिलना बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हो गया है। ट्रिकी इसलिए हो गया है इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से। ये कोई स्पेसिफिक कंट्री या स्पेसिफिक रिलीजन के बारे में नहीं है। ये इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से क्या होता है ना, कि हर कंट्री क्या कर रही है कि मतलब अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स को लेकर के आई है, जिससे कि क्या हो रहा है ना, अभी वीज़ा मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अभी 2 से 3 साल पहले तक वीजा जो है बहुत ही इजीली मिला करता था, लेकिन इस साल से जो है थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो गया है कि अभी पोलैंड में भी अभी न्यू गवर्नमेंट आई है। और न्यू गवर्नमेंट जो आई है वो अपने आप को थोड़ा सा अच्छा मतलब प्रूफ करना चाहती है कि मेरे अकॉर्डिंग इस तरह से काम होगा तो मतलब कि उनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगी। और पॉलिटिक्स जो होती है ना वो हर जगह होती है। तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो एक अच्छा अपना परफॉर्मेंस देना चाहती है। इस वजह से थोड़ा सा वीज़ा मिलने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। और अभी 2-3 साल पहले, मतलब इस साल से पहले अभी गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट थी, जिससे क्या हो रहा था कि वीज़ा बहुत ईजिली सबको मिल जा रहा था। लेकिन न्यू गवर्नमेंट आने की वजह से थोड़ा सा ये ट्रिकी हो गया है। बहुत से लोग क्या करते हैं, आप अपना वीज़ा अप्लाई प्रॉपर तरीके से कीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर तरीके से रखते नहीं हैं, उन पे कवर लेटर नहीं लगाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है, जो आपके पास है, उनको प्रॉपर तरीके से आप उसको रखिए। और आप देखिए कि आप किस तरह से उनको दे रहे हैं, आपने कहाँ कहाँ गलती की है, इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। तो पूरे जेन्युइन तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को, अपने डॉक्यूमेंट्स को तरीके से आप जो है आपको उसको सबमिट करना है। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पोलैंड ही आना है, आप किसी भी कंट्री में जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से देंगे, प्रॉपर तरीके से अपने पास भी रखेंगे, तो एक ना एक दिन वो तो आपको एक यूज में आने ही वाली है। आप यूरोप की किसी भी कंट्री में आप अप्लाई करके देखिए। ऐसा नहीं है कि पोलैंड ही सिर्फ जाना है। यूरोपियन सेंजन कंट्री में कितनी सारी कंट्रीज है, आप कहीं भी अप्लाई करके देखिए। एक बार आपको सिर्फ इंटर करना है। इंटर करने के बाद क्या होगा ना, आप अंदर ही अंदर आप उसमें इंटर कर सकते हैं। बड़ी कंट्री में जैसे पोलैंड, वार्सोवा है, ये कैपिटल है, तो आप पहले लेटविया के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इथियोपिया है, ये सब कंट्रीज जो हैं, लिथुआनिया है, इन सब कंट्रीज में आप अप्लाई करके देखिए। बाई लक हो सकता है आपका वहीं उसी जगह पर लग जाए। तो ये भी यूरोप में ही आता है। आप यूरोप में सिर्फ इंटर करना है, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पर आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो आपको एक अच्छा लाइफ बिल्ड करना है तो आप किसी भी कंट्री में, यूरोप में अगर अगर जाना है तो यूरोप की किसी भी कंट्री में आप अप्लाई कीजिए। और धीरे धीरे अंदर ही अंदर आप मूव होते रहेंगे, क्योंकि इससे आपको क्या होगा ना, एक आइडिया मिलता चला जाएगा। तो जब आपको आइडिया मिलेगा तो आप धीरे धीरे मूव होते चले जाओगे। आपका एक माइंड सेट हो जाएगा कि मुझे इस कंट्री में मूव होकर के वहां पर सेटल होना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोलैंड के लिए ही आप अप्लाई करना है। आप यूरोप की किसी भी कंट्री में एक बार अप्लाई करके देखिए। बहुत सी कंट्री में वीज़ा बहुत ही इजी तरीके से मिल जाता है। मैं कोशिश करूंगी कि उस कंट्री के बारे में भी वीडियो आपके सामने मतलब लाऊं। और तो आपको क्या करना है कि आपको किसी भी कंट्री की, मतलब यूरोप की किसी भी कंट्री की, अगर आप यूरोप में आना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोलैंड की, यूरोप की किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई कीजिए और अंदर ही अंदर आप मूव करते जाइए। मतलब थोड़े दिन वहां पर काम कीजिए, 1 साल तक काम कीजिए। इससे आपको थोड़ा सी आइडिया मिल जाएगी। बहुत सारे इंडियंस भी मिल जाएंगे जो आपको गाइड भी कर देंगे। तो धीरे धीरे आप उससे क्या होगा ना, आप मूव हो जाएंगे। तो एक बड़े लेवल तक आपको मतलब
पॉसिबिलिटी है कि आप पहुंच जाएंगे। तो ऐसा माइंड में मत सोचिएगा कि मैं आपको डिस्करेज कर रही हूँ। मेरे वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आपको मोटिवेशन मिले और आपको थोड़ा सा आइडिया मिले, ताकि आप भी, आपके जो वीज़ा प्रोसेसिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स ना आए। तो मेरे वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है। सभी लोगों को हक है अपने लाइफ को एक लेवल तक ले जाने का, और मेरी भी इच्छा है कि आप भी इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी हैं, मतलब अपनी कंट्री से बाहर निकलना चाहते हैं तो बिल्कुल आप निकलिए, अपने लाइफ को अच्छे से अच्छा, मतलब बेटर से बेटर बनाइए। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल आप निकलिए वहाँ से और अपने लाइफ को बेटर बनाइए। और इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। और एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गई कि जो भी नए वर्क वीज़ा जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें ये मिनिमम वेज जो है इसमें मेंशन होना चाहिए। मेंशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि अभी नया जो रूल आया है, न्यू रूल के हिसाब से ये मिनिमम वेज आपके वर्क परमिट में आपको मेंशन होना चाहिए, ताकि आपको अप्लाई करने में दिक्कत ना हो। तो अब ये इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप 1 जनवरी 2025 से वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट का जो मिनिमम वेज आया है 4666 जोलोटी, ये जो मिनिमम वेज है आपके वर्क परमिट पे जो है, ये उस पर मेंशन होना चाहिए कि आप इस वेज पर आपको वर्क परमिट मिलना चाहिए। ये आपके वर्क परमिट पर मेंशन होना चाहिए, क्योंकि जो आपका पॉलिसी एम्बेसडर है वो देखेगा कि इस पर मिनिमम वेज जो अभी गवर्नमेंट की चल रही है उससे कम में ये बंदा जा रहा है काम करने, तो ये यहाँ की मार्केट खराब कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपके अपने वर्क परमिट में ये मेंशन होना चाहिए कि जो अभी 1 जनवरी 2025 से न्यू मिनिमम वेज आई है वो मेंशन हो। तो इसके लिए आप अपने एम्प्लॉयर से, अपनी एजेंसी में बात करके बोलिए कि ये चीज इसमें मेंशन नहीं है मिनिमम वेज, आप उसको मेंशन कीजिए, उसको अपडेट कीजिए। हो सकता है आपका एम्प्लॉयर या आपकी एजेंसी जो है वो मना कर दे कि इन सब से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। आपको सबसे पहले ये अपडेट कराना होगा कि जो गवर्नमेंट की मिनिमम वेज चल रही है वो आपके वर्क परमिट में मेंशन होनी चाहिए, नहीं तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि ये जो आपका मिनिमम वेज है ये आपके वर्क परमिट पर मेंशन होना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पर ही आपको मतलब अच्छा रोल यहाँ पर मिलने वाला है। उससे कम होगा तो नहीं चलेगा, उससे ऊपर अगर जाता है आपका मिनिमम वेज तो वो बेस्ट है। उतना भी है तब भी है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। जो अभी न्यू रूल आया है, जो न्यू अभी इंक्रीज हुई है सैलरी, तो उसको आपको, मिनिमम वेज को आपको अपने वर्क परमिट पे चेक करना है, और आपको अपने एम्प्लॉयर से, अपनी एजेंसी में जाकर के बात करनी है, उनसे बात करना है कि इसमें मेंशन नहीं है, आप उसको अपडेट कीजिए और उसको बताइए आपने अपडेट किया है कि नहीं। अगर वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको वर्क परमिट मिलने में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, एक बार आप वहाँ पर चेक करके देख लीजिएगा कि जो भी अभी रिसेंटली अमाउंट इंक्रीज हुआ है, जो वेज इंक्रीज हुई है, वो आपके वर्क परमिट में मेंशन होना चाहिए। तो आई होप आपको ये मिनिमम वेज वाली बात समझ में आ गई होगी, जो आपको वर्क परमिट में आपको मेंशन करवाना है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये आपके वर्क परमिट से रिलेटेड है, मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट जो है। तो ये आप ज़रूर अपने वर्क परमिट, जिन्होंने अभी 1 जनवरी 2025 से जिन्होंने अप्लाई किया है, आप उसमें ज़रूर से देख लीजिए उसमें अपडेट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप अपने एजेंसी में, अपने एम्प्लॉयर से आप बात कीजिए और उसमें अपडेट करवा लीजिए। नहीं करता है तो आपको फिर बेवकूफ़ बना रहा है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये आपके वर्क वीज़ा से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। और अभी भी आप अपना वर्क परमिट जो है चेक करवा लीजिए, जिन्होंने अभी न्यू अप्लाई किया, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्पफुल नॉलेज मिली होगी, थोड़ी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, कुछ नए हेल्पफुल नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।